हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी की, जहाँ पे हमने नोट्स एंड एमसीक्यू दोनों डिस्कस किए। अब हम कर रहे हैं उनका ओवरव्यू। मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ सेक्शन 6 में थे, कुछ टॉपिक, कुछ बातें 7 में थी, कुछ 8 में थी, तो दोनों चीज़ें मिक्स नहीं थी। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं ओवरव्यू, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है। देखिए, केमिस्ट्री सेक्शन से तो मैं गारंटी पर बोल सकती हूँ, एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम जिसमें हम 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोनों जो देख लेते हो ना, तो आपका केमिस्ट्री सेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो। अब डेली के हफ्ता बचा है, 1 वीक भी नहीं है पूरा। अगर आप इतना टाइम निकालोगे तो आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। बट आपको चीज़ें याद रखनी है। याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपीट करो। आज भी देखो, कल भी देखो। 2 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी देखो, कल भी देखो, परसों भी देखो, डेली देखो, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। रिपीटेड 2 बार, जैसे 3-4 दिन बचे हैं, कर लीजिए, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ओवरव्यू है ये, तो सभी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स का, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिजिक्स का ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आता है सबसे पहले मोशन। मोशन आपको पता है क्या होता है? कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे कि इधर से उधर पहुंच रही है। कैसे हो रही है? चेंज हो रही है किसी चीज़ की पोजीशन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसे बोलेंगे मोशन। अब मोशन के भी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स के मोशन आते हैं, एक रेटिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक। रेटिलिनियर मतलब राइट, स्ट्रेट एक राइट में चला हुआ है, वो आगे रेटिलिनियर। जैसे कि आपके मार्च पास करते हैं, कार मूव करिए स्ट्रेट लाइन में, ये अपना स्ट्रेट रोड पे टर्न होगा तो वहाँ पे रेटिलिनियर नहीं होगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ सर्कल के मुताबिक मूव कर रही है। हैंड ऑफ ए क्लॉक, जैसे कि ब्लेड ऑफ ए फैन, रोटेशन ऑफ ए अर्थ, कैसी है? सर्कुलर मोशन। फिर आती है आपकी पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो ऐसे मूव कर रहा है ना, तो वो आती है आपकी पीरियोडिक मोशन। जैसे कि स्विंग ऑफ पेंडुलम, टैबुला ऑफ ड्रम्स, ब्रांचिंग ऑफ ए ट्री, मोशन ऑफ ए ट्री, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन स्विंग, तो ये सारे के आते हैं पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है अब मोशन तो हो रहा है, तो मोशन भी 2 टाइप्स के आता है, जैसे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन आता है जब कोई मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल। मतलब 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर कवर करेगा, अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर करेगा, तो वो आता है लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और जिसका ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि होता है स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो लिख देना आप लीनियर होता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर हो रहा है। बट रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता। कभी ट्रैफिक आ रहा है, कभी मोड़ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसा तो फॉलो नहीं होता। तो वह होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर डिस्टेंस इन टाइम का ग्राफ दिखा जाए तो ये क्या होता है? इक्वल नहीं होता, इसमें कर्व सा बना होता है, ऐसे कर्व बना है, तो ये चेंज होता रहता है, ना इक्वल टाइम है ना इक्वल इंटरवल। डेली लाइफ में तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं। हो सकता है 2-4 किलोमीटर तक आप एक स्पीड में चल पड़े, पर उसके बाद कोई ट्रैफिक आएगा, कोई कुछ आएगा, तो इसके मुताबिक चेंज होता है। फिर आती है आपकी 2 इंपॉर्टेंट टर्म। एक आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा समझिएगा, डिस्टेंस है वो मेज़र किया जाएगा, देखा जाएगा कि आपने ये काम किया है। मतलब आप आज यहाँ पे बैठे हो, शाम को आप वहाँ तक गए, तो मेज़र किया, शाम को चाहिए मानो चाहे अभी मानो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, वो डिस्टेंस आया। बट डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे कि जो दिखी चीज़, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ गए बट वापस यहीं तक आ गए, तो सामने वाले को तो लगा कि इसने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मेजर किए जाते हैं, ठीक है। बट डिस्टेंस में मेजर किया जाएगा मैग्नीट्यूड, मतलब वर्क हुआ है, गए हो तो माना जाएगा। पर डिस्प्लेसमेंट में वर्क नहीं हुआ है तो नहीं दिखा जाएगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो वो आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जिसमें कि मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं, चेंज हुआ पोजीशन। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक गए, फिर से यहाँ तक गए, तो ये माना जाएगा, बट यहाँ तक नहीं माना जाएगा। बट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप चले यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो हो ही,
तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं माना जाता। तो ये याद रखना, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चंस आते हैं। जो चीज़ें आपको, जैसे कि अब जरूरत हो ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल आएगा, पर देख लेना जिसमें कि डायरेक्शन शो की गई है तो वो आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं तो वो चीज़ें आती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, ये कॉमन आएगा। फिर डिस्टेंस तो कवर किया, पर डिस्टेंस को मेज़र कैसे किया जाएगा, मोशन को मेज़र कैसे किया जाएगा, तो वो आता है स्पीड। देखो यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ गई, किस रफ्तार में गई, वो मेज़र होती है स्पीड से। स्पीड क्या आती है, स्पीड मेज़र की जाएगी। बोलते हैं ना कि ये पर्सन बहुत स्पीड में भाग रहा है, दूसरा कम भाग रहा है, कैसे पता लगेगा, अगर वो इंसान कम टाइम में ज़्यादा कवर करता है तो यानी स्पीड अच्छी है, ज़्यादा टाइम में कम कवर कर रहा है तो वो स्पीड कम है। तो देखो स्पीड आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट होता है सेकंड, तो आ गया मीटर पर सेकंड। एंड इसको किलोमीटर आवर में भी डिनोट करते हैं, अगर लार्ज स्केल पे होगा सेंटीमीटर सेकंड में भी इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए ये तीनों चीज़ें हैं, अगर इन तीनों चीज़ों से आपको निकालनी है और चीज़ें, जैसे कि माना डिस्टेंस नहीं दिया है बट स्पीड एंड टाइम दिया है तो आप निकाल लोगे, टाइम नहीं दिया है आपके पास, डिस्टेंस स्पीड दी है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगा के आप देखो तीनों में से अगर एक चीज़ नहीं दी है तो आप निकाल लोगे। तो ये मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस नहीं होगा तो स्पीड इंटू टाइम कर लोगे, एंड टाइम नहीं होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कर लोगे, तो ऐसे आप मेज़र कर सकते हो। अब एक और टर्म आती है वेलोसिटी, जब कोई चीज़ मूव कर रही है एक डेफिनेट पाथ में, यूनिफॉर्म में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ली जाती है। एवरेज मतलब इनिशियल प्लस फाइनल, मतलब जो बीच स्टार्ट किया था और फाइनल हुआ तो उनका हाफ किया जाता था। इनिशियल को u ले लिया एंड फाइनल को v ले लिया, तो u प्लस v अपॉन 2, तो यूनिट आ गए मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये है कि यूनिफॉर्म पाथ में, बट डेली लाइफ में ऐसा तो नहीं होता ना, वेलोसिटी हमेशा इक्वल स्पीड में थोड़ी ना चलेगी, इक्वल ही टाइम में थोड़ी ना इंटरवल कवर करेगी, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के केस में आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी के यूनिट थे मीटर पर सेकेंड एंड टाइम के आगे सेकेंड, तो ये क्या बन गया एक्सेलरेशन के यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया। अब देखिए जो डिवाइस यूज़ होती है मेज़र करने के लिए व्हीकल में, कि देखो आपने व्हीकल तो सबने देखे होंगे, चलाए होंगे या बैठे होंगे, ठीक है, तो जो मेज़र करता है कि डिस्टेंस कवर कितने किया, देखते हैं ना अब, हाँ इतना कवर कर लिया हमारी गाड़ी ने, इतना किया, तो कौन मेज़र करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है ओडोमीटर, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। और डिवाइस यूज़ होती है मेज़र द स्पीड, तो उसे बोला जाता है स्पीडोमीटर। क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर। अब इक्वेशंस होती हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास एक चीज़ दी है दूसरी नहीं दी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर देखो ये ग्राफ माना आपका इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का आता है, यहाँ पे ओ से आपकी इनिशियल आ गई और बी से सी तक आपकी जो आपकी फाइनल आ गई, तो वी आ गया। तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम का रिलेशनशिप निकालना है आपको, तो देखिए बी सी, देखो बी सी इक्वल हो जाएगा आपका बी डी, ये हो जाएगा ना, दो चीज़ों के बराबर हो गया। तो आपको पता है जो ये बीच ये डी एंड सी है ये इक्वल है ए ओ के, क्लियर हो गया। तो बी सी तो आ गया आपका वी, तो बी डी आप प्लस डी सी क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, एंड फिर वैल्यू पुट करके तो ए की वैल्यू आ जाती है चेंज इन वेलोसिटी बी डी अपॉन टी, तो ये आ जाएगा ए टी, ठीक है, यहाँ से यहाँ को चला गया ना, ए टी वी माइनस यू, एंड वी की वैल्यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ की निकल जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये निकल गया। अब सेकेंड केस में क्या होता है, अब हम लेंगे एरिया, कौन सा एरिया लेंगे, हम लेंगे एरिया ये वाला, ठीक है, ओ ए बी सी पूरा एरिया लेंगे। तो यहाँ पे पूरे एरिया में क्या आ रहा है, एक ट्रायंगल ये आ रहा है रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल आ रहा है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया आ गया, एरिया ओ ए डी सी ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ओ ए इंटू ओ सी। फिर आता है ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे आ गया हाफ ए बी प्लस बी डी, वैल्यू पुट करेंगे ओ ए की यू एंड ओ सी की टी, एंड हाफ आ गया टी प्लस ए टी स्क्वायर।
सो आपका आ जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ निकाल देना, तो एस, ठीक है, कितने टाइम में कैसी पोजीशन आई, तो ये आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया किसका रिलेशन, वेलोस पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इक्वेशन जो आती है आपकी किसके बीच में आती है, पोजीशन, देखिए ये तो है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अब आता है हमारा कौन सा आता है, हमारा आएगा
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका, वो आता है जैसे कि फोर्स जो एक्टिंग करती है ना, फोर्स एक्टिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट, तो वो होती है नेगेटिव। अगर फोर्स जो एक्टिंग करती है डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट, तो वो आती है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस साइड को खींच रहे तो पॉजिटिव, दूसरी साइड को मूव कर रही है तो वो आती है नेगेटिव। अब देखिए, जो एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू वर्क, किसकी कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की किसी की, तो वो मेज़र की जाती है एनर्जी। तो मेज़र यूनिट जूल, किलो जूल को अगर कैलकुलेट करना हो तो आता है आपका 1000 जूल। तो ये आ गई अब एनर्जी। एनर्जी चाहिए होती है किसी काम को करने के लिए, बट एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है? एनर्जी की फॉर्म अलग अलग होती हैं, जैसे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है। माने मैकेनिकल एनर्जी में आ गई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, इस टाइप की एनर्जीज होती हैं। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, उस टाइम जो एनर्जी क्रिएट होती है, आपकी इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है जब किसी बॉडी को उसकी एनर्जी पोजेसर बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ए शेप, मतलब उसको किसी स्टे किया हुआ है उसकी वजह से जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है mgh। जैसे कि वर्क डन हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाएगा आपका mgh। एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को मिला लिया जाए तो फोर्स आ जाती है कांस्टेंट, ये समझिए। फिर आती है पावर। पावर भी चाहिए होती है ना किसी काम को करने के लिए, तो पावर क्या आती है? पावर आती है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के यूनिट आते हैं आपके पास किलो जूल मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड, ठीक है, पर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो आ जाएगा यूनिट किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। जूल पर सेकेंड इसके यूनिट हैं, क्योंकि जूल आपको पता है ना एनर्जी के यूनिट है, वर्क के यूनिट हैं, तो वर्क के साथ सेकेंड जुड़ गया एंड आपका इसका यूनिट बन गया वॉट। तो वॉट जो आता है 1 पर जूल, जूल पर सेकेंड, एंड किलो जूल में निकालना हो तो 1000 वॉट आ जाएगा। एंड 1000 वॉट को अगर किलो वॉट में 1 किलो वॉट आवर में निकालना हो तो देखो 1000 वॉट आ गया इंटू 3600 सेकेंड, और इसको सॉल्व किया जाए तो आ जाती है वैल्यू 3.6 10 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी 3.6 10 रेज टू पावर 6 जूल। तो ये आती है पावर। अब ये तो समझ आ गया। फिर आता है आपका कंसेप्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब देखो घरों में लाइट आती है तो किसकी वजह से आती है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कैसे मेजर किया जाता है? देखो अमाउंट ऑफ ए चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तभी तो लाइट आ रही है ना, तो फ्लो होते हैं इसमें चार्ज फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगा, इसको मेजर कैसे किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक करंट पाथ ऑफ ए ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू Q/T। तो I होता है करंट कि कितना करंट पास हुआ, नेट चार्ज कितने टाइम में। यूनिट क्या आ जाएंगे चार्ज के? यूनिट आते हैं कूलम। तो इसको मेज़र किया जाता है जो SI जो करंट का आ गया, और इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट आ गए वो आते हैं एम्पियर। और 1 एम्पियर कितना आ गया चार्ज? कूलम अपॉन सेकेंड मतलब टाइम। एंड इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ को फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, बट अब फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, माना इस पाइप से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से पाइप में वायर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रेशर तो डालेगा ना साइड पे, तो उसे मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और मेजर द हाउ मच ट्रांसफर बिटवीन ए 2 पॉइंट ऑफ ए करंट, मतलब कितना सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसको मेजर किया जाता है वोल्ट से। एलिसेंड्रो वोल्टा ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो देखो वो जो वर्क है उसका यूनिट आ गया जूल, चार्ज के आते हैं कूलम, तो क्या बन गया जूल पर कूलम। आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्टामीटर। अब कभी सोचा है घरों में कितनी स्टैंडर्ड की इलेक्ट्रिसिटी आती है? तो वो आती है 240 से, या कई जगह लिखा होगा 220 से 240, ठीक है, तो 220 से 240 वोल्ट तक एनर्जी आती है।
बल्ब ग्लो करता है, बल्ब में भी गैस होती है, बल्ब में होती है नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। और जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है, जैसे कि ये बल्ब है, जो इसका फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। क्यों बना होता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर होती है, कैपेसिटी, कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट एमीटर। तो अब उसके बाद आता है ओहम लॉ, जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को बताता है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर इसको कर दिया सॉल्व तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो V आ जाएगा आपका, R वैल्यू आती है कांस्टेंट के लिए, तो V से हम निकालेंगे, V की वैल्यू निकालनी हो तो IR करके हम निकाल लेंगे। तो R क्या आ गया? कांस्टेंट। SI यूनिट क्या बन गए? ओहम के ओहम, तो ओहम क्या आ गया? वोल्ट अपॉन एम्पियर। और ये क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के यूनिट है। एंड फिर अब रेजिस्टेंस के यूनिट हैं, इफ़ रेजिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए तो करंट विल बी हाफ। ठीक है, रेजिस्टेंस होती है पावर, उसमें कि कितनी पावर होती है कि वो मूव करेगा, तो वो आता है रेजिस्टेंस डबल किया जाए तो करंट विल बी हाफ। एंड हेल्प टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द करंट। रेजिस्टेंस मतलब हेल्प करेगा कि इंक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाएगा किसी करंट को। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो डिवाइस है यूज़ की जाएगी चेंज द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। तो क्या होगा? वो आती है रियोस्टेट, जो डिवाइस चेंज करती है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस पे क्या क्या इफेक्ट करेगा, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, मतलब उसकी पावर कितनी रहेगी, कितनी रेजिस्टिविटी आएगी, तो वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे उसका। जैसे कि लेंथ अगर कितनी लंबी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना फ्लो करने में, एंड क्रॉस सेक्शन मतलब सीधी है तो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे ही है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। मटेरियल भी होगा ना, जैसे कि सस्ता चीज़ होगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, अच्छी चीज़ होगी क्वालिटी वाली ज़्यादा चलेगी, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो रजिस्टिविटी के यूनिट बनते हैं आपके, रजिस्टिविटी आ गया लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो SI यूनिट बन गए ओहम मीटर, और जो रो आ गया वो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, ये रेजिस्टिविटी बताएगी कि कितनी, मतलब रेंज बताती है कि इस रेंज का होगा तो कंडक्टर होगा, इस रेंज का होगा इंसुलेटर होगा, इस रेंज का होगा तो मीडिएटर होगा। तो कंडक्टर वो आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मतलब लो रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी मतलब पावर कि उसमें वो स्टे रहेगा, तो वो आता है कंडक्टर। वैल्यू आती है 10⁻⁻8 से लेके 10⁻6 तक ओहम मीटर तक होगा, तो यानी वो रेजिस्टर है, मतलब कंडक्टर है। एंड अगर किसकी हाई रेजिस्टिविटी होगी, मतलब उसमें सहन करने की ताकत ज़्यादा है, तो वो आता है 10⁻12 से 10⁻17 ओहम मीटर, जिसे कि हम बोलते हैं इंसुलेटर। इसी के बेसिस पे अलॉय बने होते हैं, जो क्या किया जाता है, गुड कंडक्टर बनाए जाते हैं। जैसे टंगस्टन आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब में फील होता है, वैसे ही कुछ और अदर अलॉयज बनाए गए हैं, जैसे कि कॉपर एंड निकल कांस्टेंट बोलेंगे, कॉपर एमएन निकल मैंगनीन बोलेंगे, निकल क्रोमियम MnFe आपका नाइक्रोम आ गया। अब ये जो रजिस्टर होते हैं ये बने होते हैं अलग अलग टाइप्स के, दो टाइप्स के, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज मतलब एक लाइन में जब बना हुआ है, तो अब इसमें क्या आता है, V = V1 V2 V3 इक्वल हो गया ना, तो V1 क्या किया था हमने, IR1, V2 IR2, जैसे कि V3 IR3, तो V की वैल्यू IR आ जाएगी। तो इसमें I कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा RS R1 + R2 R3। इसमें क्या होंगे, एक लाइन में सब चीज़ें लगी होती हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया ना, फेरी टाइल्स मतलब जो लाइट्स लगाते हैं वहाँ पे देखा होगा सीरीज़ में लगी होती हैं, तो अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो वो पूरा ठीक करते हैं, उसको कनेक्शन करते हैं, तब अगला चलता है, तो वो इसका साइड इफेक्ट रहता है। फिर आता है आपका पैरेलल मतलब एक दूसरे की लाइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा I = I1 + I2 I3, I आ जाएगा V/RP, मतलब V/R1 1 के केस में, I2 के केस में V/R2, I3 के केस में V/R3। V कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा 1/RP = 1/R1 R2 R3।
ठीक है, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल सर्किट में वो डिक्रीज होगा, मतलब सीरीज में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, बट पैरेलल में जो होगा जब इस तरीके से अरेंज होंगी तो करंट बेशक लो कम होगा कंपेयर टू सीरीज, बट दिस इज मोर हेल्पफुल टू मेक ए गैजेट्स। अब ये तो समझ आ गया। अब हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करता है, हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, अलग अलग केमिकल इफेक्ट भी शो करता है। तो पहले हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट। मतलब देखो ना, आप गीज़र ऑन करते हो, प्रेस चलाते हो, तो वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यूनिट, इसके कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें आ जाएंगे V इक्वल P इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी की आपको वैल्यू पता है, I आ जाएगा, V अपॉन I आ गया, और फिर VIT आ गया, और फिर वैल्यू भरोगे V की। तो V की वैल्यू IT, तो क्या आ जाएगी, हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, कैसे आ गया, पहले Q अपॉन टी था, Q अपॉन टी से I आ गया, V की वैल्यू भरी, V की वैल्यू IR आती है, 2 I आ गए तो IR स्क्वायर RT आ गया। फिर जूल लॉ ऑफ ए हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली रिलेट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए करंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गिवन इन अ करंट टाइम विच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, ये आ जाएगा। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर, कितनी पावर है, कितनी पावर सप्लाई है, तो कैसे क्या चेक करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी आ जाती है, IR। ठीक है, तो IR स्क्वायर आ गया। अब भरोगे आपका IR की वैल्यू, I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R, तो स्क्वायर आ जाएगा, एक R से कट जाएगा, और फिर बच जाएगा V स्क्वायर R। देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे P वैल्यू IR थी ना, तो V अपॉन R इंटू R, तो ये कट गया, तो V स्क्वायर अपॉन R आ गया। पावर के यूनिट आते हैं वॉट, तो वॉट आता है वोल्ट इंटू एम्पियर। लार्ज स्केल पे किलोवाट में करते हैं, अभी किया हमने, तो आ जाती है वैल्यू 3.6 10⁻⁶ जूल। तो ये आ गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट क्या करेगा, अगर किसी चीज़ में करंट फ्लो करवा जाए तो जो इलेक्ट्रिक करंट है जो वायर में कंडक्ट करवाया जाएगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर वायर में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। प्रॉपर्टी क्या होगी मैग्नेटिक इफेक्ट की, मैग्नेट हैव ए 2 पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, लाइक पोल रिपेल एंड लाइक पोल अट्रैक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया आता है, देखो नॉर्थ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट को अट्रैक्शन करेगा ना, दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये समझ आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को जनरेट होती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है, तो ये क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड लाइन आर क्लोज कर्वर्ड, ठीक है, फील्ड लाइन क्लोज कर्वर्ड, एंड फील्ड लाइन आर क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड, एंड लाइन अराइजिंग टू लाइन एंड पोल, तो ये क्लोज हो जाएंगी, और अट्रैक्शन जो होगी वो इस साइड से ज़्यादा होगी कंपेयर टू बीच से, क्योंकि फील्ड लाइन पूरी जनरेट होती है। अब साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक करंट के बारे में बताया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंसेप्ट दिया, वो थे H.C. ओस्टेड। ठीक है, H.C. ओस्टेड ने ये बात बोली थी। अब मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर, कैसे वर्क करेगा, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे अगर करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है, तो ये जो होगा ये मूव करेगा अपोजिट साइड, मतलब करंट फ्लो नॉर्थ टू साउथ, द कंप्रेस्ड जो नीडल होगी वो मूव करेगी ईस्ट। वैसे ही करंट फ्लो करवाया जाए कहाँ से, साउथ टू नॉर्थ, इस साइड को, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट साइड को मूव करेगी। ठीक है, रिवर्स करेगी रिएक्शन। अब करंट इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे आपके इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, डिक्रीज एट डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीज। अब यहाँ पे जो अप्लाई होता है करंट का रूल, वो आता है राइट हैंड थंब रूल, ये करेंगे, और एक आता है लेफ्ट हैंड थंब रूल, वो भी करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। ये बोलता है जब करंट फ्लो करता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड राइज हो रही है ना, जैसे कि करंट मूव ईस्ट टू वेस्ट,
यूज ए राइट हैंड थंब रूल, देन मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो होगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई नॉर्थ टू साउथ। सो देखिए ये हैंड है तो यहाँ पे फ्लो करवाया करंट। ठीक है, तो करंट आ गया आपका ईस्ट टू वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है आपकी किस साइड को हो रही है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड हो रही है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब आप इसको ये देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट हुआ ये फील्ड लाइन और ये आ गया मोशन। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और डिपेंड करेगा शेप ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी की शेप सर्कुलर होगी तो उसको बोला जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल। जब मैग्नेटिक फील्ड करंट ड्यू टू सर्कुलर लूप तो कंसेंट्रिक रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड बिकम लार्जर एंड मूव द लार्जर होगी मैग्नेटिक फील्ड जब वो वायर से दूर होगा, मतलब लार्जर अवे फ्रॉम द मूव, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाई इन द सेम डायरेक्शन द लूप। अब ये होता है कि इसकी बेसिस पे तो ये तो बोला गया कि करंट फिक्स नहीं होता, मतलब एक जैसे कि शो किया है कि जैसे कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है सोलेनॉइड जिसमें कि कांस्टेंट किया जाता है करंट ताकि कोई भी चीज़ बनाई जा सके, तो उसे बोला जाता है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर फिल होती है आयरन की फिलिंग जो कि बैलेंस करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये तो कंसेप्ट समझ आ गया कि कैसे अप्लाई होता है। अब करते हैं हम कि फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। यहाँ पे डायरेक्शन फोर्स डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि करंट फ्लो करेगा इसी साइड को, राइट में भी में फोर्स इस साइड को जनरेट करेगी, जैसे कि आपको ये फोर्स आ गई, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ ए डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अप्लाई होता है आपका सिंपल फ्लैमिंग, जो फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें कि बोलता है कि जो डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं, फिर और जो फोर्स फाउंड होगी वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब सीधी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसका डिवाइस यूज़ होती है इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन में, एंड मेज़र की जाता है इसमें इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? जिसमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिक फैन, रजिस्टर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर। अब रिवर्स भी होता है करंट, तो वो किससे होता है? कम्यूटेटर। तो ये होता है हेल्प टू इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट द रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर। अब कॉमर्शियल मोटर यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेस ऑफ ए परमानेंट मैटर, लार्ज नंबर ऑफ ए टर्न, जो कॉइलिंग होगी इसमें, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच ए कॉइल वाउंड, और जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा जिसमें कॉइल वाउंड होगी उसे बोला जाएगा आर्मेचर। जो आर्मेचर होगा वो एनहेंस करेगा पावर ऑफ द मोटर। क्या करेगा? एनहेंस। क्वेश्चन आता है कौन हेल्प करता है एनहेंस द पावर ऑफ ए मोटर? आर्मेचर करेगा। कम्यूटेटर क्या करता है? रिवर्स करने में काम करता है। अब एक और आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रोसेस आता है जिसमें चेंजिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूस ए करंट इन अनदर कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे होता है राइट हैंड थंब रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें क्या हो रही है? चेंज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर अनदर कंडक्टर। जैसे कि ये आ गया करंट, ठीक है, ये अपोजिट मोशन, और इसके परपेंडिकुलर आ गया आपकी फील्ड। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? फील्ड ऊपर थी, ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड में क्या था? फोर्स बीच में थी, फील्ड ऊपर थी, तो इसमें फील्ड क्या आ गई? देखो फील्ड ऊपर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में। इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट द प्रेजेंट इन ए करंट इन ए सर्किट, उसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। क्या बोलता है? गैल्वेनोमीटर। तो ये तो था कुछ कंसेप्ट इलेक्ट्रिक
मोटर के बारे में। अब आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है, ये बेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी किया, जो चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड टू अनदर में। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में। ये डीसी पे काम करता है, डीसी जनरेटर पे काम करता है। याद रखना, ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और किस कैसा जनरेटर है, डीसी जनरेटर। एसी एंड डीसी जनरेटर क्या होता है वो भी कर लेते हैं। एसी जनरेटर होता है जो कि चेंज करता है, रिवर्स कर सकता है करंट को, ठीक है, अल्टरनेट करंट बोला जाता है। एंड डीसी आता है डायरेक्ट करंट, करंट फ्लो थ्रू वन डायरेक्शन। एसी डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन 1/1000 सेकेंड होती है, फ्रीक्वेंसी एसी की होती है 50 हर्ट्ज। अगर एडवांटेज देखा जाए एसी ओवर डीसी, तो इलेक्ट्रिक जो पावर होगी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस नहीं होगी एनर्जी का, तो इस तरीके से मेज़र किया जाता है, ठीक है। मतलब एसी में इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बट डीसी में लॉस हो जाता है। होम सप्लाई हमने कर लिया। वायर जो होती है यूज़ होती है वो होती है जैसे रेड लाइव वायर बोला जाता है पॉजिटिव टर्म में, ब्लैक जो होती है वो न्यूट्रल, ग्रीन होती है अर्थिंग की जाती है। 2 सर्किट होंगे जैसे कि 15A जिसमें हाई पावर होती है और आता है 5A लो पावर। एंड फ्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं, फ्यूज़ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि घरों पे इफ़ेक्ट ना पड़े, वो डैमेज ना हो, अगर बाई चांस पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो घर डैमेज ना हो, तो इसलिए क्या लगाए जाते हैं, फ्यूज़। वहाँ पे लो जो वायर होती है बोल सकते हैं लो रेजिस्टिविटी की, इससे ज़्यादा होगा तो वो बर्न होगी पहले, तो वो अप्लाई की जाती है ताकि घरों में आग लगने से बच सके। अब टेम्परेचर मेज किया जाता है थर्मोमीटर से। तो 2-4 थर्मोमीटर, ये जो कंसेप्ट करने वाले हैं ना अभी, केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं, जनरल में पूछ सकते हैं, फिजिक्स में पूछ सकते हैं। तो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर आता है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन टेम्परेचर चेंज किया जाता है। लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है वो आता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। फिर आती है टर्म आपकी कंडक्शन। कंडक्शन आता है प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड टू कूलर एंड, जो कि सॉलिड में काम करता है। दूसरा आता है आपका कन्वेक्शन, जो कि वाटर में गर्म करने का काम करता है, बीच से गर्म होता है फिर साइड में ऐसे तरीके से काम करता है। अब ये तो समझ आ गया कंडक्शन कन्वेक्शन। अब करने वाले हैं हम लाइट के बारे में। लाइट है क्या, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप, बिकॉज ऑफ ए लाइट। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन लॉ पे अप्लाई होती है, फॉलो करता है। एंगल ऑफ ए इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, जितनी लाइट दोगे उतनी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे भी यही अप्लाई होता है। अब दिख की चीज़, अब प्लेन मिरर जिसमें हम रोज़ अपनी शक्ल देखते हैं सुंदर सी, ठीक है, सुंदर ही है सबकी शक्लें, देखो सुंदर सी शक्ल देखते हैं, प्लेन मिरर वो कैसी इमेज बनाता है, देखिए वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। कैसी कैसी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल की होती है, आप वर्चुअल का मतलब होता है आपका कि इरेक्ट है, अपराइट है, ठीक है, मतलब नॉट सी ऑन द सी, मतलब स्क्रीन पे नहीं बनती, स्क्रीन के अंदर बनती है। इमेज ऑब्टेन बाय द प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, एंड ये बनती है, कन्वेक्स मिरर भी ऐसी बनाता है। एंड फॉर्म व्हेन ए रिफ्लेक्शन रेट मीट द प्रोड्यूस ए बैक टू। अब दूसरी इरेक्ट तो हमने कर ली, इरेक्ट होती है सीधी, अपराइट एंड लार्ज इमेज राइट फिल्म परपेंडिकुलर। अब प्लेन मिरर तो कर लिया, अब आता है स्फेरिकल मिरर जिनका कर्व थोड़ा सा स्फीयर वाला होता है। 2 टाइप्स के आते हैं, फर्स्ट आ गया आपका कनकेव, दूसरा आ गया कन्वेक्स। कनकेव मतलब केव बनी हुई है अंदर से, मतलब देखो यहाँ पे केव बनी हुई है, तो वो आ गया कन्वेक्स, कनकेव सॉरी। कन्वेक्स आ गया, जो स्पून का अंदर साइड वाला कनकेव आ गया, और स्पून का बाहर वाला साइड जो ये वाला एरिया आ गया वो आता है आपका कन्वेक्स। अब एक और बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात जानने की है, जो कनकेव मिरर है वो बनाता है रियल इमेज, क्योंकि गुफा होती है ना, रहस्य छुपा हुआ है, तो रहस्य छुपा हुआ है, तो जैसे कि पेपर को जलाना हो तो क्या होता है, तो क्या काम करता है, तो वहाँ पे जो बर्न करने का काम करता है वो करता है कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस काम करता है, कन्वर्स करेगा, एक पॉइंट पे ला रहा है ना लाइट को, तो कन्वर्स लाइट, और दूसरा क्या करेगा, कन्वेक्स डाइवर्स लाइट, ये डाइवर्स कर रहा है लाइट को,
क्लियर हो गया। अब कुछ टर्म जो हम करने वाले हैं, इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो हम कुछ टर्म्स पहले करेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि कोई स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, जो उसका पार्ट आता है वो आता है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस आगे बीच वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे ही देख लेते हैं पिक्चर में। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फीयर, तो सेंटर जो आता है वो आ गया ये सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल लाइन मेन एक्सिस, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर कौन सा आ गया, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ विच ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट, ठीक है, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट आता है वो आता है रेडियस। रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेडियस किया जाता है 2f। एफ क्या होता है, एफ होता है, देखो ये आ गया ना एफ, ये वाला, तो एफ आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन ए पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑन द स्फेरिकल मिरर, कितना डिस्टेंस है वो आता है आपका, क्या आता है, फोकल लेंथ। तो रेडियस निकल जाएगा, डबल होगा 2f का, और जो ये पूरा आ गया ना ये आता है आर्मेचर, अपर्चर बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, जो डायमीटर आता है स्फेरिकल मिरर का। अब इमेज जो फॉर्म होती है कनकेव मिरर में, तो आपको पता है रियल इमेज बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, और क्या बनाता है, इन्वर्टेड। अब देखेंगे कैसी कैसी इमेज बनाता है। देखो स्टेप बाय स्टेप, भूलोगे नहीं, पहले दूर की चीज़ें पढ़ेंगे, फिर नज़दीक 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 भी पढ़ेंगे, छेद इसके जो आएंगे वो आएंगे, जो इमेज फॉर्म करेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब आपको नहीं पता, तो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, इमेज बनती है फोकस पे, तो इमेज बनेगी फोकस पे। क्या होगी, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी होगी, और कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। जैसे कि सन की रे थी, तो वो कितनी, सन कितना बड़ा है तो कितनी सी छोटी बनेगी इमेज, कितना सा बर्न होता है कागज़, तो कितनी छोटी इमेज बनेगी। रियल बनेगी क्योंकि कागज़ बर्न हो रहा है। इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब अभी क्या था हमने, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। इरेक्ट आता है सीधी, याद रखना, इन्वर्टेड उल्टी, तो ये बन गया। सेकेंड केस में अगर ऑब्जेक्ट आता है बियॉन्ड सी, सी क्या है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आता है इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का पार्ट है, अगर वो उसके परे बनती है, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी एफ एंड ए एफ है ना, ये सी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, देखो कितनी छोटी इमेज है ना, छोटी इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। फिर थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट है पॉइंट सी पे, तो बनेगी इमेज, क्या बनेगी, एट सी पे, जो कि सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो पहले हम क्या थे, इन्फिनिटी से सी के पास आए, सी के पास से सी के पास पहुंच गए, अब सी से आगे जाएंगे, एफ एंड सी के बीच में, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगी तो बियॉन्ड सी बनेगी। देखो सी यहाँ था, पिक्चर कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, तो ये क्या होगी, देखो यह इमेज थी और ये क्या बनी, लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। और फिर अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है, ठीक है, ये है ना एफ पे, तो एफ पे है तो देखो ये मिल ही नहीं रहा, यानी इन्फिनिटी भी बनेगी, पता नहीं कहाँ जाके बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर पी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एंड एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी, देखो ये साइज है इमेज का, ये लार्ज बनेगी, ठीक है, और क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आ गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, टाकले क्वेश्चन आते हैं। यूज़ ऑफ ए कनकेव मिरर, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट, सेविंग मिरर एंड डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये तो आ गया आपकी इमेज बनती है। इमेज कन्वेक्स दो ही बनाता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो फोकस ऑन द मिरर एंड हाईली डिमिनिश होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है, बहुत छोटी बनेगी। और क्या होगा दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल, तो क्या बनेगी पोजीशन ऑफ इमेज, वो बनेगी बिटवीन द पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, इसके बाहर बन रही है ना। साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो छोटी इमेज बनाता है, इसीलिए तो व्हीकल के जो रियर व्यू थे वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ट्रैफिक मिरर में, सिक्योरिटी मिरर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो मिरर है, मिरर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या आता है, मतलब साइन करने से मिरर फॉर्मूला, जिससे कि पता लगेगा कि क्या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एफ जैसे कि इमेज, देखो
यू आता है आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पोल, एंड आपका दूसरा वी आता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पोल। देखो यू मतलब ऑब्जेक्ट, वी मतलब इमेज, कितना डिस्टेंस आता है, तो वो मेजर की जाती है फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ आती है डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस कितना होगा प्रिंसिपल एक्सिस का पोल से, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पता है ना, पूरी लाइन की थी हमने प्रिंसिपल एक्सिस, तो कितना डिस्टेंस होगा पोल से ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा फॉर्मूला 1/v + 1/u = f। f क्या आ गया, डिस्टेंस द पोल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, तो वो इमेज एंड ऑब्जेक्ट का दोनों के लिए लेंगे। अब इमेज हाइट छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, कैसे निकालोगे, तो वो फॉर्मूला आता है मैग्नीफिकेशन से, m = हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे कैलकुलेट करने के निकालोगे। तो अगर नेगेटिव साइन है तो रियल इमेज बनेगी, मतलब छोटी इमेज बनेगी। अगर पॉजिटिव साइन है तो वर्चुअल। अब रियल छोटी भी बन सकती है बड़ी भी बन सकती है, कोई नो डाउट, बट रियल बनेगी। अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो क्या बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में कोई सब्सटेंस जाता है तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो होता है, वो आता है आपका, क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में करेंगे हम। इसमें जैसे इंसिडेंट रे जैसे कि आ जाएगा, जैसे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो सब्सटेंस चेंज होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ए साइन आर कांस्टेंट, तो इससे मेजर किया जाता है शेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, या बोल दोगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इससे मेज़र किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ की, तो वो मेज़र किया जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंबल आता है एन, स्पीड ऑफ ए लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ ए लाइट इन मीडियम c/v, ये आ गया। अब लाइट आपको पता है ट्रैवल करती है फास्ट इन वैक्यूम, साउंड नहीं ट्रैवल करती, साउंड वाले चैप्टर में करेंगे हम ये। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये आती है कि लाइट ट्रैवल करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, देखेंगे हम, जैसे कि एयर का आता है 1.003, आइस का आता है 1.31, H2 को आ गया 1.34। तो आप इस चार्ट को वैसे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली आएगा नहीं, फॉर्मूले से आप निकाल लेना, फॉर्मूले इस तरीके से आ सकता है, डायरेक्टली शायद ही बहुत ही रेयर पूछते हैं और याद भी नहीं होंगी सारी वैल्यू, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रख लेना आप यहाँ पे, जो कैरोसिन है, कैरोसिन हैविंग ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली देन वाटर, इट्स मास डेंसिटी लेस दैन H2, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम करने वाले हैं लेंसेज के बारे में। लेंसेज वो होते हैं जिनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो पूरा जैसे कि बोल सकते हैं ना, जैसे स्फेरिकल मिरर था, एक साइड को क्या था, पॉलिश था, लेंसेज में पॉलिश नहीं होता। दो टाइप्स के, कन्वेक्स कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस बीच से मोटा साइड से पतला, और ये क्या करेगा, कन्वर्ज एक पॉइंट पे लाके रख देगा लाइट को। वही है अगला कनकेव लेंस के केस में। कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, बीच से पतला, केव बनी हुई है, साइड से मोटा, तो ये क्या करेगा, कर्व्ड इनवर्ड, और ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा लाइट को। देखो लाइट आगे पीछे जा रही है ना, और तो सेंटर ऑफ ए स्फीयर इसको बोला जाएगा, उसे सेंटर ऑफ ए कर्वेचर बोला जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये क्या होगा, जैसे कि इस साइड को आ गया वो C1, इस साइड को आ जाएगा वो आ जाएगा C2। वही इमेजिनरी लाइन जो सेंटर पोल से पास की जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, और जो एरिया आ जाएगा इसका वो आता है आपका अपर्चर। एंड जो पैरेलल लाइन पासिंग होगी, पासिंग टू सरफेस, ठीक है, गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस अदर, तो वो आ जाएगी F, तो ये आ जाएगी F1 एंड दूसरी आ जाएगी F2, ठीक है। और ये तो आ गया। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना आता है, वो आ जाएगी फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ का भी समझ आ गया। अब हम करेंगे कुछ इमेजेस जो बनाता है। सो फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी आपकी आर फोकस F2 पे,
ठीक है। हाईली डिमिनिश बहुत छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। फिर आता है अगर बियॉन्ड 2f1 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगी इमेज, ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश होगी। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द कहाँ बनाता है, कहाँ बनाएगा, f1 से f2 तक, ठीक है, ये आ गया f1 से f2 तक। जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड f2, ठीक है, इसके परे बन रही है ना, बियॉन्ड f2, तो क्या आ जाएगी, सेम साइज़ की होगी, जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर ये केस आता है नेक्स्ट, जहाँ पे इमेज है आपकी 2f1 पे, तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो इमेज बनेगी वो बनेगी 2f2 पे, तो ये आ जाएगा 2f2, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, सेम साइज़ की होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट आता है आपका f1 पे, तो इमेज जो इन्फिनिटी बनेगी तो लार्ज होगी, ठीक है, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट f1, ये है ना f1 और o के बीच में है, तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइड को बनेगी और वो होगी एनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब कन्वेक्स लेंस का तो पढ़ लिया, अब कनकेव लेंस जो इमेजेस बनाता है, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ पे है, तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी f1 पे, और हाईली डिमिनिश होगी, पॉइंटेड साइज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। वहीं ऑब्जेक्ट अगर है ऑप्टिकल सेंटर O के सामने, इमेज जो बनेगी वो बनेगी f1 टू O1, जैसे कि आप बोल सकते हो कि f2 के परे बनी है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज आपकी बनेगी f1 पे, हाईली डिमिनिश होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब हम यूजेस कर लेते हैं, ग्लासेस, लेज़र, इन कैमराज, फ्लैशलाइट, पिन होल्स, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। फिर आता है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है कि लेंस कैसे वर्क करता है। तो लेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v आ गया आपका इमेज जो बनाता है, u आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हाइट कैसे चेक की जाएगी कि छोटी है बड़ी है, तो वो फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू v/u। v आता है इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, एंड u आ गया इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब पावर कितनी है लेंस की, जैसे बोलते हैं ना इतने पिक्सल, इतना पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है, तो क्या आती है, तो पावर जो मेज़र किया जाता है वो आती है p इज इक्वल टू 1/f। तो ये आता है आपका डायोप्टर आता है, ठीक है, तो डायोप्टर आ गया। और डायोप्टर जो है वो आता है 1/1 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर आ गया। ऑप्टिकल अगर बाई चांस, ठीक है, ऑप्टिक जो भी यूज़ करेंगे लेंस, तो उसकी पावर का तो पता होना चाहिए तभी चेक करेंगे। अब देखिए, कन्वेक्स जो लेंस है वो उसकी हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होगी, और कनकेव लेंस की आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू। याद रखना इस चीज़ को, कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, कनकेव लेंस आपकी नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि लाइट तो आ गई, लाइट जो आपको पता है वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7, तो 7 कलर जो शो होते हैं वो आते हैं स्पेक्ट्रम। प्रिज्म में शो होते हैं विविग्रो, याद रखना, विविग्रो से याद रखना, विविग्रो मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड लाइट क्या होगी, बैंड होती है लेस्ट कंपेयर टू वाइट लाइट, तभी तो हमें दूर से दिख जाती है रेड लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन आता है आपका, स्प्लिटिंग हो रही है लाइट की, मतलब स्पेक्ट्रम में शो हो रहा है स्प्लिट, पर डिस्पर्सन आता है स्प्लिट हो रही है लाइट। आइजैक न्यूटन ने इन्होंने एक लॉ बोला था, जैसे ग्लास प्रिज्म वाइट लाइट करवाई, कलर हुआ, शो हुए, और फिर से वाइट स्क्रीन बन गई, 2 प्रिज्म का यूज़ किया। ये फिनोमिना हमारी डेली लाइफ में होता है। देखो, कुछ भी होता है ना जो भी साइंस बनी है वो डेली लाइफ से रिलेटेड ही है। तो रेनबो तो सबने देखा होगा, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्म होता है इंटरनल रिफ्रैक्शन जब होती है। क्या होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होती है तो रेनबो फॉर्म करेगा। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए प्रिज्म,
ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट होती है वो प्रिज्म की तरह वर्क करेगी, तभी तो प्रिज्म शो होगा लाइट। और जो वाटर ड्रॉपलेट जो प्रिज्म की तरह वर्क करेगी वो अपोजिट टू द सन होगी, मतलब सन की इस साइड ड्रॉपलेट है तो जो रेनबो बनेगा वो इस साइड को बनेगा अपोजिट टू। तो रेनबो जो बनता है वो होता है डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। स्टार देखिए ना, टिम 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 करते हैं, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। अब लाइट स्कैटर होती है कोलाइडल पार्टिकल, तो उसे बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट होता है तो लाइट पास की जाती है किसी भी पार्टिकल में तो वो जो शो करता है वो आता है टिंडल इफेक्ट। स्काई ब्लू है किस वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। आपको पता है कलर ऑफ द सनराइज सनसेट ड्यू टू, ब्लू कलर होता है किसकी वजह? स्कैटरिंग की वजह से होता है। एंड ब्लू कलर जो होता है वो होता है शॉर्ट वेवलेंथ का, रेड कलर की होती है लॉन्गर वेवलेंथ। अब आपको पता है एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जब सनराइज होता है ना उसके 2 मिनट आपको पहले दिख जाता है, ठीक है, और सनसेट होता है 2 मिनट बाद दिखता है। ठीक है, मतलब सनसेट हो चुका होता है और हमें दिख रहा है 2 मिनट बाद, और सनराइज हो नहीं रहा होता है और हम पहले दिख जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। मतलब अगर पूछा जाए कितना डिफरेंस पड़ जाता है तो वो आता है 4 मिनट का। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत बहुत एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ मतलब जो ये ओवरव्यू है ना ये देख लेते हो तो आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। और एक बार नहीं आता तो दूसरी बार कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है और फिर आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। देखिए अब हम साउंड के बारे में करने वाले हैं। साउंड आपको पता है कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशन होती है 2 ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए इसको बोला जाता है वाइब्रेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। डिस्कवरी पेंडुलम पे बेसिस पे होता है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब ऐसे मूव कर रही है चीज़, ठीक है, और ये पेंडुलम पे बेसिस था। पेंडुलम पे जो बताया था वो था गैलीलियो गैलीली ने, डिस्कवरी द ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होता है मीडियम में। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर और रेरिफिकेशन लो प्रेशर। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए होता है मीडियम। विदाउट मीडियम नहीं करता, बट लाइट ट्रैवल कर जाती है मीडियम। तो मीडियम आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में होता है डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो साउंड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए इसको इससे तरीके से समझिए कि जब आप स्कूल की घंटी बजती है तो घंटी क्यों बजाते हैं? जोर से चिल्ला क्यों नहीं देते? क्योंकि सॉलिड की वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, साउंड ज़्यादा होती है कंपेयर टू गैस। तो इसलिए अगर डायरेक्टली सॉलिड लिक्विड गैस ही नहीं दिया होगा, कई बार हो सकता है आइस दे दी हो, वाटर दे दिया हो, वाटर वेपर दे दिया हो, तो भी आपका ठीक होना चाहिए। तो आप जैसे स्टील दे दिया, एयर दे दी, तो पूछा जाएगा साउंड किस में ट्रैवल कर रही है, ज़्यादा कि कम। तो आई थिंक आप गलत नहीं करोगे। अब साउंड ट्रैवल नहीं करती है वैक्यूम में, बट लाइट ट्रैवल करती है फास्टेस्ट इन वैक्यूम। ह्यूमन ईयर में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन ईयर में साउंड प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स में, लैरिंक्स में। अब वेव के थ्रू लाइट पास होती है, तो वेव लाइट नहीं सॉरी साउंड। तो टाइप्स ऑफ ए वेव कौन सी आ गई? एक आती है लॉन्गिट्यूडनल, एक आती है ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल जो कि पैरेलल होगी और ट्रांसवर्स होगी परपेंडिकुलर होगी। अब साउंड वेव के करेक्टरिस्टिक क्या आते हैं? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। वन बाय वन हम करेंगे। अब डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज होता है साउंड का। वेव मूव तो अदर मीडियम में जाता है जब, क्योंकि आपको पता है ना सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम, गैस में उससे कम। अब फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले तो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस ऑफ ए 2 कंसेक्यूटिव, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना 2 क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट ऊपर वाला नीचे वाला, इसके बीच में जो डिस्टेंस आता है वो मेज़र किया जाता है वेवलेंथ से, SI यूनिट मीटर। अब इसी से रिलेटेड आते हैं आपके कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है जैसे कि ये एरिया है, वेवलेंथ कितनी पास हो रही हैं पर यूनिट टाइम में, तो वो आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या? V = 1/T।
तो यूनिट एसआई यूनिट जो आगे वो आ गया हर्ट्स। हायर द फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है पिच के साथ, ठीक है, पिच तीखी आवाज वो आती है फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा 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 फ्लो कर रहा है, और आपका लो फ्रीक्वेंसी आती है लो पिच मतलब लो स्लो है। विसल तीखी आवाज़ जो आती है ना उसको बोल सकते हैं हाई पिच, और जो सॉफ्ट होती है वो उसको बोल देते हैं लो पिच। तो देखो विसल की हाई पिच, बर्ड्स की हाई पिच, चार्ट की हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लोइन की लो पिच होती है, ड्रम की भी लो पिच होती है। तो हर्ट्ज से समझ आ गया ना। अब हर्ट्ज क्या होती है ना, साउंड की इस रेंज तक हम सुन सकते हैं, इस रेंज तक हम नहीं सुन सकते। ऑडिबल साउंड जो ह्यूमन बींग सुन सकते हैं वो आती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर वैल्यू से कम होगी तो उसे बोला जाएगा इंफ्रासोनिक या इंट्रासाउंड। जो कि सुन सकते हैं राइनोसोरस, व्हेल, एलिफेंट, अर्थ की साउंड होती है 20 हर्ट्ज से कम। अगर साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो क्या होता है, तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड। डॉल्फिन, बैट, प्रोपोइस, मॉथ ये साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। सबकी रेंज अलग अलग होती है ना। एप्लीकेशन जो आ जाएगी अल्ट्रासाउंड की वो आते ही यूज़ ऑफ ए क्लीनिंग, यूज़ ऑफ ए चेकिंग क्रैक, कार्डियोग्राफी में हार्ट प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन को चेक करने के लिए, एंड स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं बट सोनार, जैसे कि समुद्रों में ना पानी होता है बहुत, जैसे कि पानी में जा रहे हैं तो क्रैक्स हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, स्टोन्स होते हैं, आइस होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सोनार, अल्ट्रासाउंड, डिस्टेंस, स्पीड, अंडर वाटर डायरेक्शन सब कुछ मेजर किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अब टोटल डिस्टेंस 2D ट्रैवल इन अल्ट्रासाउंड वो आता है 2D = V/T। क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी पिच डाउन शो करता है। फिर आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड शो करता है आपका कि लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस कैसी है साउंड की, वो मेज़र करता है। जैसे कि ये है ना वेवलेंथ है, तो ये कितनी हाइट है वो आती है एम्पलीट्यूड। कितने दूर तक साउंड जाएगी वो आती है आपकी एम्पलीट्यूड। यूनिट आते हैं इसके डीबी। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग है 10 dB, सॉफ्ट विस्पर की 30 dB, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 dB, बिजी ट्रैफिक 70 dB, एवरेज फैक्ट्री 80 dB एंड अबव 80 डिग्री क्या होगा, फिजिकल पेन फील होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटिंग होता है। और ये जो क्वेश्चन साउंड वाला चैप्टर है ना, जीके में भी आ जाता है, केमिस्ट्री सेक्शन में पूछ लेते हैं, बायोलॉजी सेक्शन में पूछ लेते हैं, एंड साथ साथ आपके फिजिक्स हर सेक्शन में पूछ सकते हैं, सिर्फ साइकोलॉजी को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए जो लाउडर साउंड है, ट्रैवल ए लार्ज डिस्टेंस, आपको पता है बिजी ट्रैफिक कितने दूर तक साउंड प्रोड्यूस कर रही है। सॉफ्ट साउंड मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड, लार्डर साउंड लार्ज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड भी फीबल होगी। अब देखिए साउंड जो अच्छी लगती है हमें सुनने में उसे बोलेंगे रिच साउंड। साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी टोन, साउंड मिक्स सेवरल फ्रीक्वेंसी नोट वो आता है। अब स्पीड ऑफ ए साउंड मेजर की जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगा आपका, हम इसको वेवलेंथ के थ्रू पे करते हैं ना, तो आ जाएगा आपका वेवलेंथ एंड आपका आ जाएगा v, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्पीड ऑफ ए साउंड, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए स्पीड जो रहेगी साउंड की एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे वो रहती है 331 मीटर पर सेकेंड। साउंड ऑफ एयर कितनी रहेगी 344 मीटर पर सेकेंड। साउंड ट्रैवल इन लेसर स्पीड दैन ए लाइट, मतलब क्योंकि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता, साउंड को मीडियम चाहिए होता है। एंड स्पीड ऑफ ए साउंड वेरी इन ए डिफरेंट मीडियम टेम्परेचर हमने किया। रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड इस मतलब एंगल ऑफ, जैसे कि रिफ्लेक्शन किया था एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के केस में, वही होता है साउंड में भी। साउंड अगर रिपीट हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है साउंड की आफ्टर टाइम इंटरवल, उसे बोला जाता है इको। इको होता है क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। जैसे पहाड़ों में चल जाओ तो क्या होता है, साउंड बार 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 सुनाई देती है। किसकी वजह से सुनाई देती है,
ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो चलिए, ये तो समझ आ गया। अब जो सेंसेशन परसिस्टेंस होती है ब्रेन तक साउंड की, वो होती है 0.1 सेकेंड। रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड बोला जाएगा। अब देखो, मानना जैसे कि स्पीड ऑफ ए साउंड एयर में है, आप 22 डिग्री सेल्सियस में है, 344 मीटर पर सेकेंड। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो साउंड भी क्या हुई, इंक्रीज करी। तो टोटल टाइम जो कवरिंग होता है सरफेस में, इनटू करोगे आप 0.1, परसिस्टेंस होती है ना 34.4 मीटर आ जाएगा। फिर आता है रिपीटिंग हो रही है रिफ्लेक्शन की, जिससे कि रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ ए साउंड, उसे बोला जाएगा रिवर्बेरेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस दोनों वेरी करते हैं। इंटेंसिटी आती है अमाउंट ऑफ ए साउंड, एनर्जी। इंटेंसिटी आती है साउंड, एनर्जी। और लाउडनेस जो आपको सुनाई देती है, ठीक है। दो साउंड की आपकी लाउडनेस एंड इंटेंसिटी साउंड डिफरेंट होगी। टू साउंड की इक्वल इंटेंसिटी हो सकती है, बट लाउडनेस डिफरेंट होगी। मतलब दो साउंड्स की एनर्जी सेम होती है, बट उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। देखिए, अब ये तो समझ आ गया, इंटेंसिटी समझ आ गया, साउंड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, आपका बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। साउंड का चैप्टर है ही बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारा ईयर सुनता है साउंड किसके थ्रू, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड होता है 3 पार्ट में बांटा है ईयर। एक आता है आउटर, एक आता है मिडल, एक आता है इनर। मिडल, आउटर से कलेक्ट करता है साउंड, तो साउंड को कनेक्ट करके फिर जाता है मिडल। मिडल में जाता है पहले हैमर, हैमर को मैलस बोला जाएगा, इनकस एल्वेलाई। फिर आता है आपका स्टेप्स, यहाँ पे जाती है इस पोर्शन में, ठीक है, स्टायरप। उसके बाद जो साउंड की वाइब्रेशन होती है, फिर थर्ड में जाती है क्लोएका, ठीक है। क्लोएका होता है, यहाँ पे डिटेक्ट होती है साउंड। अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए, स्मॉलेस्ट बोन, तो वो आती है ब्रेन की, वो आती है ब्रेन की नहीं, सॉरी, बॉडी की, ठीक है। ईयर में आती है, वो आती है स्टेप, जिसको बोलते हैं स्टायरप। तो ऐसे आप साउंड को सुन सकते हैं। तो देखिए, ईयर का भी देख लिया। तो ये हो गया आपका फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन का 10th लेवल का हमने कर लिया। इसके बाद कुछ नहीं, हर कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद रहेगा एनवायरनमेंट, और आज ही शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी। किसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें हम 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के स्टार्ट करने वाले हैं। आपके 5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे, शायद 5 डेज़ अभी बचे नहीं है। तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले आपको वो 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसे लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स तो आपके हो ही जाएंगे वहाँ से, ठीक है। सो अब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं एचपी टायर की प्रिपरेशन, या तो जनरल साइंस, जिसमें कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, ठीक है। सो क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर